एक टॉपिक लेंगे एसे का, राइट, एंड वी विल लुक एट दैट टॉपिक एंड वील ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म कि भाई किस तरह से मुझे सोचना है, और एक एसे का फ्रेमवर्क मैं आपको बना के दूंगा। इसलिए होता यह है कि जब कोई भी टॉपिक आपके सामने आता है तो उसमें तीन चीजें होती है ना भाई, एक तो होता है इंट्रो, फिर होता है बॉडी, फिर होता है कंक्लूजन। हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया, ग्राम सभा का कंसेप्ट लाया, 1/3 रिजर्वेशन लाया जिससे गवर्नेंस बेहतर हो, लोकल पार्टिसिपेशन को ज्यादा स्कोप दिया। वेलकम टू एवीकेएस ऑल ऑफ यू। आज एक नई सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं फॉर पेपर 2। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ कोर्स, यू कैन कॉल इट, इट्स अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स जिसमें हम लोग पेपर 2 में जो सवाल आपको पूछे जाते हैं उन सवालों का डायरेक्ट सॉल्यूशन यहां देने की कोशिश करेंगे। उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो प्रोसेस एक स्टूडेंट शुड डू इन द एग्जाम हॉल while writing the essay so that he or she can write a very good essay or argument or report। ठीक है, तो इस सीरीज में हम कुछ एसेज के बारे में बात करेंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन हमारा फोकस ये होगा कि उस एसे का टॉपिक जब मैंने ले लिया है तो मैं किस तरह से सोच रहा हूं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई विल बी टेकिंग द रोल ऑफ अ स्टूडेंट वेयर आई एम नॉट अवेयर अबाउट एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक, अ लिटिल बिट अबाउट द टॉपिक, लेकिन किस तरह से अगर मैं सोचूंगा तो उस केस में भी मैं एक ऐसा ऐसे लिख पाऊंगा जिससे मुझे एवरेज के अबाव मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली बेहतर ऐसे निकलेगा और बेहतर। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इंफॉर्मेशन ज्यादा होने के बावजूद भी बच्चों को मार्क्स कम मिलते हैं क्योंकि फ्लो सही से, स्ट्रक्चर सही से लिखा नहीं है ना। जो फ्लो और स्ट्रक्चर है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो हम ओवरऑल इन चीजों के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। हम टॉपिक को कैसे इंटरप्रेट करना है उसके बारे में सोचेंगे, ओवरऑल हम बात करते हैं। सो आज हमारा ये पहला सेशन है और हम इसमें एक टॉपिक लेंगे एसे का, राइट, एंड वी विल लुक एट दैट टॉपिक एंड वी विल ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म कि भाई किस तरह से मुझे सोचना है, और एक एसे का फ्रेमवर्क मैं आपको बना के दूंगा। एक्चुअल एग्जाम में आपको 18 मिनट मिलते हैं एक टॉपिक पढ़ने के बाद लिखने के लिए। उस 18 मिनट में आपको उस टॉपिक को देखना है, समझना है, उसके बारे में सोचना है, पॉइंट्स निकालने हैं, फ्लो बनाना है और फिर एक्चुअल ऐसे लिखना है। तो मोटा मोटा देखा जाएगा तो आपके पास जो समय होगा एक्चुअल एग्जाम में सोच के पॉइंट्स बनाने में वो सिर्फ 5 मिनट का ही है, क्योंकि अगले 12-13 मिनट में आपको 300 वर्ड्स लिखने हैं, अंडरलाइन करना है। और ऐसा नहीं कि एक ऐसे लिख के काम खत्म हो गया, आपको बैक टू बैक 4 ऐसे लिखना है, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी अ कम्बरसम एक्सरसाइज, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमको करनी पड़ेगी, है ना। तो उसकी शुरुआत आज करते हैं। तो एक रैंडम टॉपिक मैंने लिया है, ठीक है, उस टॉपिक को यहां मैं लिखता हूं और शुरुआत करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि हम लोग जो है एसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, इन 3 चीजों के बारे में देखने वाले हैं। उसके अलावा प्रेसी और कॉम्प्रेंशन के बारे में भी इस कोर्स में आपके लेक्चर्स होंगे और ग्रामर के बारे में भी होंगे। इन 3 चीजों को मैं कवर करूंगा। प्रेसी और कॉम्प्रेंशन को नवीन सर कवर करेंगे और ग्रामर भी एक अलग फैकल्टी कवर करेगी, जिससे आपका सारे के सारे क्वेश्चंस है उसके ऊपर का एक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एसे ऑफ टुडे। ठीक है, ये आपका फॉर एग्जांपल ऐसे का टॉपिक है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। आई रीड द टॉपिक, ओके, व्हाट दे आर सेइंग, रिवाइटलाइजिंग लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। एक एक वर्ड की तरफ शांति से देखो। रिवाइटलाइजिंग मतलब क्या,
चेंज करना है, उसमें बदलाव लाने हैं, मोटा मोटा उसका मतलब ये होता है, ठीक है, उसको बेहतर करना है। ओके ठीक है, किस चीज को बेहतर करना है? लोकल गवर्नेंस को। अच्छा एक मिनट, इट्स नॉट लोकल गवर्नमेंट, इट्स गवर्नेंस, द प्रोसेस और द मेथड ऑफ गवर्निंग, जिसको हम गवर्नेंस बोलते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट, हो सकता है कि अगर उन्होंने यहाँ लोकल गवर्नमेंट बोला होता तो उसके बारे में हम लिखते, और बहुत बार बच्चे यही करते हैं, बहुत बार हम लोग जो वर्ड पता है, जो वर्ड नोन है, उसको पकड़ के चलते हैं, और जो उसके बारे में मुझे जनरली पता है उसके हिसाब से ऐसे लिखते हैं, बड़ा लंबा ऐसे लिखते हैं, सारे पॉइंट्स भी लिखते हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में चला गया। पूछा था गवर्नेंस के बारे में, मैं लिख रहा हूं गवर्नमेंट के बारे में। तो शांति से शब्दों को पढ़ना चाहिए। रिवाइटलाइज करना है किस चीज को? लोकल गवर्नेंस को। कहा? इंडिया में। ओके, तो लोकल गवर्नेंस को रिवाइटलाइज करना है, इसका मतलब यह है कि लोकल गवर्नेंस जो है वो सही से नहीं चल रहा है ना, इसलिए तो उसको बदलना है, उसको बेहतर बनाना है, और कुछ ना कुछ तो दिक्कतें होती है। अब एक मिनट में रुका और मैंने सोचा इसको रिवाइटलाइज करना है, किसको? लोकल गवर्नेंस। ओके, तो फिर लोकल गवर्नेंस क्या है? ठीक है, तो हो सकता है कि मुझे अगर कोई कोट याद आ गया जो एम.के. गांधी ने उस वक्त बोला था कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो है वही रियल डेमोक्रेसी है, ऐसा कुछ, तो हो सकता है कि मैं उसे शुरुआत करूं। बेसिकली होता यह है कि जब कोई भी टॉपिक आपके सामने आता है तो उसमें तीन चीजें होती है ना भाई, एक तो होता है इंट्रो, फिर होता है बॉडी, और फिर होता है कंक्लूजन। ठीक है, अब मुझे जो पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते हैं उन पॉइंट्स को इन तीनों में ढालना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैंने तुरंत सोचनी चाहिए वो क्या है, मैं आपको बताता हूं कि डिसाइड कर लो कि आपको क्या बताना है एग्जामिनर को। मोटा मोटा रिवाइटलाइजिंग लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा सर कि लोकल गवर्नेंस इंडिया में कैसा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश टाइम्स में उसके बारे में कुछ अगर इंफॉर्मेशन है जो अगर मुझे पता है तो उससे मैं शुरुआत कर सकता हूँ, हिस्ट्री के बारे में बात कर सकता हूँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमारे यहाँ ऑलरेडी पंचायत और ये सब सिस्टम तो थी, ठीक है। उसके बाद कैसे हमने कुछ कमेटी बिठाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल बलवंत राय मेहता कमेटी, अगर आपको याद होगी तो। उसके अलावा आपको और कोई कमेटी याद होगी, अशोक मेहता कमेटी, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब ये पॉइंट्स भी आ रहे हैं और मैं भी सोच रहा हूं कि मुझे कैसे बताना है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैं बताऊंगा सबसे पहले कि पहले कैसे था। अगर ब्रिटिश टाइम्स का पता होगा तो, नहीं पता है तो छोड़ दो, ठीक है। अब कम से कम ये तो था कि भाई इंडिया में ऑलरेडी, इंडिया इज लैंड ऑफ विलेजेस, तो बड़े पहले से जमाने से यहाँ लोकल गवर्नेंस जो था वो था, उसका स्वरूप जो था वो थोड़ा इनफॉर्मल था, अलग स्वरूप का था, कास्ट पंचायत भी थी, आज भी है। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, और गांधी जी का भी ये हमेशा से कहना रहा है कि ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जो है वही सही मायने में डेमोक्रेसी है, तो हम लोगों को उसको एम्पावर करना है। तो फिर अलग अलग कमेटी बिठाएगी और उन कमेटी के रिकमेंडेशन से फाइनली क्या हुआ, 1992 में 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आए, और उससे इन बॉडीज को क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। 2 शेड्यूल ऐड कर दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ आर्टिकल्स में, ठीक है। तो ये मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं क्या बताऊंगा एग्जामिनर को कि सर लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को बेहतर करने के लिए इस तरीके का कुछ डेवलपमेंट हुआ है। नाउ ये जो मैं बता रहा हूं, इट इटसेल्फ इज रिवाइटलाइजिंग लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस जो इनफॉर्मल था उसको फॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए तो फिर कमेटी को बिठाया, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि रिवाइटलाइजिंग का प्रोसेस इंडिपेंडेंस के बाद ऑलरेडी चल ही रहा है स्लोली। फिर हमने क्या किया, तो 73rd और 74th में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि 33% रिजर्वेशन वुमन को दिया, उसके बाद उसको 50% तक लेके आए। इन लॉट्स ऑफ स्टेट्स 50% रिजर्वेशन इज देयर फॉर वुमन। नॉट ओनली दैट, हमने SC STs को भी रिजर्वेशन दिया, है ना। सो दैट इज, सो स्लोली ऑलरेडी वी आर रिवाइटलाइजिंग द लोकल गवर्नेंस। लेकिन सही बात देखा जाए तो सिर्फ रिजर्वेशन देना ये गवर्नेंस से डायरेक्टली लिंक नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, अलग शेड्यूल, अलग सब्जेक्ट्स बनाए, ये गवर्नेंस वाली बात है। अलग शेड्यूल बनाया,
उसमें सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई जो लोकल गवर्नमेंट संभालेगी, ऐसा उनको बोला। तो उनको बोला ऑन पेपर ऑटोनॉमी, ये सारी चीजें की। लेकिन ये सारी चीजें काफी है क्या? अगर ये काफी होती तो फिर आज जो समस्या है वो होती क्या? तो आज कौन कौन सी समस्याओं से फेस कर रही है लोकल गवर्नमेंट, है ना? गवर्नेंस करने में कौन कौन सी समस्याएं उनको आ रही है? जो भी होगा उसमें क्या क्या है कि इनकम सोर्स नहीं है, इनकम सोर्स जो है बहुत लिमिटेड है, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो उनके पास नहीं है, करप्शन के इश्यूज है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, प्रॉक्सी सरपंच, मतलब महिला सरपंच जो है वो नाम के लिए तो होती है लेकिन उसका पति सब कुछ चलाता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें समस्याएं हैं, और इन सारी समस्याओं की वजह से अभी भी पीआरआईज और म्यूनिसिपैलिटीज दे आर फेसिंग लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? तो फिर अभी क्या किया जाना चाहिए, फिर वो आएगा। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट करने के लिए ऑलरेडी कुछ चीजें लाई है। हाँ, फिर आप बताओ कि ग्राम सभा वाला कंसेप्ट भी जो है, अब ग्राम सभा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, सोशल ऑडिट नाम की कंसेप्ट बीच में आई थी, अगर आपने कभी सुनी होगी तो। अभी मुझे जो जो याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं रैंडमली बात कर रहा हूँ। ग्राम सभा तो सबको पता है। अब ग्राम सभा का पर्पज ही ये था कि लोकल गवर्नेंस बेहतर हो इन केस ऑफ पीआरआई, ऑब्वियसली, ठीक है। अब और क्या किया जाना चाहिए, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्टेट जो है, स्टेट्स है वो जनरली अपनी जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन है वो नहीं करते हैं। तो उसके लिए फिर फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मतलब टैक्स कलेक्शन होता है उसका कुछ हिस्सा डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, डायरेक्टली किसको जाएगा, लोकल गवर्नमेंट्स को जाएगा, ठीक है। यहां और क्या क्या समस्या है उसके बारे में बात करनी चाहिए। कास्ट वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो रोल प्ले करता है। इन सारी समस्याओं को निपटेंगे तो लोकल गवर्नेंस क्या होगा, बेहतर होगा। शिक्षा, हेल्थ, इन चीजों को बेहतर प्रायोरिटी मिलेगी अगर उनको बेहतर इनकम सोर्स मिलता है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर कम होता है। हाँ, प्रोफेशनल्स का सपोर्ट ले सकते हैं, है ना। प्रोफेशनल का सपोर्ट कहाँ का आएगा, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, अर्बन प्लानिंग करने के लिए, एनजीओ का सपोर्ट ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं, उसका एक आध एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, कि रूरल इंडिया में किस तरह से वो काम कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू आर टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस। द ग्राम सभा, प्रोवाइडिंग देम फंड्स, है ना, स्टेट जो डिवॉल्व करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर एनजीओ का सपोर्ट, रोल ऑफ प्रोफेशनल्स, अवेयरनेस अमंग द पीपल, जिससे लोकल गवर्नेंस और बेहतर होगा। पीआरआई, म्यूनिसिपैलिटी दोनों के बारे में बात कर ली है। अब मैंने क्या किया पता है क्या, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बस ये सोचा है कि मुझे बताना क्या है एग्जामिनर को कि सर लोकल गवर्नेंस ऐसी ऐसी बात है, इंडिपेंडेंस के बाद ये चीजें बदली है और इनका पर्पस लोकल गवर्नेंस को बेहतर करना ही था। तो फाइनली हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया, ग्राम सभा का कंसेप्ट लाया, 1/3 रिजर्वेशन लाया जिससे गवर्नेंस बेहतर हो, लोकल पार्टिसिपेशन को ज्यादा स्कोप दिया, है ना, उसका इलेक्शन अलग रखा। ये भी तो बात है ना, लोकल गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए किया ये सब। लेकिन एक्चुअल लोकल गवर्नेंस में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, ये कुछ दिक्कतें आ रही है, उनको इंप्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ले सकते हैं, एआई का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट वो उनको मिलना चाहिए। इसलिए फिर फाइनेंस कमीशन को हमने बोला कि आप कुछ करो। ये सब चलते चलते फिर आप कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी दे सकते हो कि जहां जिन गांव ने कुछ अच्छा काम किया भी है ना, कोई भी एक स्टेट है जहां की किसी गांव ने एक अच्छा रोल प्ले किया है और उसको कुछ आदर्श ग्राम का पुरस्कार मिला है, ओडीएफ में मिला है, या फिर हाइजीन में मिला है, या फिर और कुछ मतलब जिसको बोलते हैं तंटा मुक्त गांव, मतलब जहां झगड़ा नहीं है, बंद हो गया है।
इस तरह का कोई एग्जाम्पल अगर आपके पास होगा, केरला की कुछ अच्छी स्टोरीज है जहां विलेजेस लेवल पे अच्छा काम हुआ है आइदर एजुकेशन और हेल्थ में, so you can mention such examples, and then in the conclusion you can talk about even today this much percentage of people stay in India, so if अच्छा गवर्नेंस में ये भी आएगा जो मैंने भी भूल गया, एक चीज तो मैं भूल गया, यू कैन कंसिडर ट्राइब्स टू, क्योंकि भाई इनका इम्पैक्ट ट्राइब्स पे भी हुआ है जब से पैसा आया है 96 पे, if I am not wrong, 96 है या 2006 होगा, लेकिन 96 ही है मेरे हिसाब से। तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, उसकी वजह से ट्राइबल्स को भी क्या मिला है, ऑटोनॉमी मिली है ना, तो उनको गवर्न करने का रोल मिला है। तो डेफिनेटली ये इसका, लेकिन इसका बेहतर इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो रिवाइटलाइज होगा, है ना। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए यूथ जो है उसका सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम लोग अगर लिखेंगे, और फिर हम लोग अगर एंड में आप इस तरह से लिखते हो कि आज भी इतना सारा जो परसेंटेज ऑफ इंडिया है वो गांव में रहता है, और स्पेशली वुमेन का जो एम्पावरमेंट है वो अगर वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, गवर्नेंस इंप्रूव होगा तो बहुत बेहतर होगा, माइग्रेशन कम होगा और इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। तो फॉर सच काइंड ऑफ इंडिया विच इज ड्रीम्ड बाय आवर फ्रीडम फाइटर्स, लोकल गवर्नेंस रिवाइटलाइज करना इज मस्ट फॉर अस, समथिंग लाइक दैट। एक एग्जांपल मैंने बताया, आप इस हिसाब से अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। कंक्लूजन में हमेशा वे फॉरवर्ड प्लस जो सॉल्यूशंस आप बता रहे हो उनको एग्जीक्यूट करने के बाद हाउ आवर सोसाइटी विल लुक लाइक, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इट ऑलवेज हेल्प्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू थिंक एंड यू राइट योर एसे। अब आपको लग रहा होगा सर ये एकदम ऐसे लिखा है, सोचते जब है तो इसी तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ऑर्गेनाइज्ड है। क्यों? क्योंकि ये मैंने डिसाइड, ये रैंडम आए हुए पॉइंट्स नहीं है, ये मैंने सोचा है कि मुझे किस तरह से लिखना है, कि पहले लोकल गवर्नमेंट क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद कैसे कैसे वो थोड़ा इवॉल्व हुआ उसके बारे में थोड़ा लिख के, उनके क्या आज की समस्या है वो मैंने लिखी, और उसके इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए वो लिखा। ये पहले जब आप डिसाइड कर लेते हो तो आपको फ्लो में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपका स्ट्रक्चर कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज बताना है, उसमें फिर मैं बताऊंगा क्या करना है, उसमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। दिस इज हाउ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग गोज, दिस इज हाउ पॉइंट्स कम आउट। उसके बाद बस उनको फेयर करके आपको लिखना है। 300 वर्ड्स की लिमिट है, इतना ऑलरेडी बियॉन्ड लिमिट है। इसमें कुछ एग्जांपल्स, किसी एनजीओ का नाम जो गांव के साथ मिलकर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, किसी गांव ने कुछ अच्छा इनिशिएटिव लेके कुछ अच्छा किया है वो, किसी कम्युनिटी का एग्जांपल, ये लिख दिया, चल पड़ी आपकी, आपको 8 से ज्यादा मार्क श्योर मिलेंगे, फॉर श्योर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड डील विथ योर essay. So this was the first session regarding how actually we should deal with the essay. ठीक है, we'll come with various topics of essays, right? And let's see how it works out. So whatever doubts you are having right now regarding whatever we have discussed today, let us know in the comment box. We'll try to improve. But I hope this series will help you to, get a better understanding of overall paper 2's preparation. ठीक है, thank you.